स्वागत है भूत प्रेमियों। आज हम एक डरावनी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम रॉयल फ्लैट का रहस्य है। किताब और कहानी हिंदी में राहुल हल्दर द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को मातृभारती ऐप और वेब पर अच्छी पाठक प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि यह सभी पाठकों के लिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए निःशुल्क प्रकाशित की गई है। दोस्तों, रॉयल फ्लैट की कहानी हिंदी हॉरर कहानी में 4.5 स्टार की रेटिंग के साथ ट्रेंडिंग में चल रही है और इसे ऑनलाइन पाठकों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस कहानी तक पहुंच पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, रॉयल फ्लैट का रहस्य खोलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सुबह सुबह पोस्टमैन एक चिट्ठी देकर गया है और देवेंद्र जी उसे लेकर देख रहे थे। उनके दिमाग में एक बात समझ नहीं आ रहा कि एकाएक विजय ने उन्हें चिट्ठी क्यों लिखा। वैसे भी चिट्ठी के ऊपर विजय नाम छोड़ और कुछ भी नहीं लिखा गया है। बाध्य होकर उन्होंने चिट्ठी के लिफाफे को फाड़ा। अंदर से निकल आया 4-5 पन्ने की एक चिट्ठी। लिखावट साफ है, पर जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया है कुछ पन्नों की यह चिट्ठी। देवेंद्र जी पहले से अंत तक एक बार चिट्ठी को देखकर फिर पहले से पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, आज मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूं, इसके पीछे एक ही कारण है। मैं अपने जानने वालों या परिवार के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन का अंतिम परिणाम क्या हुआ था। एक सामान्य सा इन्वेस्टिगेशन मेरे जीवन को इस तरह से समाप्त कर देगा, इसको मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह घटना हुआ है ठीक 2 दिन पहले, पर उसका स्वाद मैं प्रति मुहूर्त वहन कर रहा हूं, मानो वो सभी प्रति मुहूर्त मुझे तड़पा रहे हैं। मेरे जीवन का अंत होने वाला है। आज से 2 दिन पहले यानी ठीक मंगलवार एक विशेष एवं जरूरी काम के लिए महेश जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। शाम के समय मैं उनके ऑफिस के उद्देश्य से रवाना। दोपहर को ही निकल जाऊंगा ऐसा ही सोचा था। कहा भी था महेश जी को कि दोपहर को ही निकल जाऊंगा, लेकिन वही आलस्य। घर से निकलते निकलते शाम हो गई, इसीलिए 5:30 या 6 बजे के आसपास घर से रवाना हुआ। दोपहर को इसलिए बोला था क्योंकि वैसे भी क्रिसमस का मौसम है, उसके ऊपर से शाम को शहर के रास्ते पर और भी भीड़ हो जाता है। यह भीड़ भाड़ मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं, इसीलिए कुछ पहले ही निकलने का प्लान था। जो भी हो, प्लान तो चौपट हो गया। महेश जी के ऑफिस में पहुंचते पहुंचते लगभग 6:30 बज गए। वहां पहुंचकर देखा उनके ऑफिस के दूसरे तल्ले पर लाइट जल रहा है। वैसे भी वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, एवं यही भय मेरे दिमाग में घूम रहा था। अच्छे से 2-4 बात आज वो जरूर सुनाएंगे मुझे। क्या करूं, गलती तो मेरा ही है और बात भी मुझे ही सुनना पड़ेगा। इसीलिए समय व्यर्थ न कर धीरे से उनके ऑफिस की तरफ गया और दरवाजे को खोलकर बोला, सर अंदर आऊं? कौन? ओ हाँ विजय, आओ आओ। लेकिन तुमको दोपहर में आना था। मैं बोला, हाँ सर, कुछ देर हो गई। नहीं बहुत ही, कोई जरूरी काम था? हाँ, एक फाइल को चेक कर रहा था। महेश जी यह सुन कुछ शांत हुए और बोले, अच्छा ठीक है, तो मैं काम के बात पर आता हूं, जिसके लिए तुम्हारे पास बुलावा भेजा है। ये लो, ये फोटो। यह बोलकर उन्होंने मेरी तरफ एक फोटो बढ़ाया। फोटो को हाथ में लेकर फोटो को देखा। 20 से 25 साल पुराने एक घर का फोटो है। फोटो की तरफ एकटक देखते देखते मेरे पूरे शरीर में बेचैनी लगा। इस ठंडी के शाम में भी मेरे माथे के कोने पर बूंद बूंद पसीना जमा हो गया है। पूरा शरीर मानो एक अद्भुत सिहरन से भर गया। परसों रात को एक पार्टी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खाना हो गया था, इसीलिए सोचा शायद उसी कारण से शरीर में कुछ अस्थिर महसूस हो रहा है, शायद कब्ज के कारण। इसीलिए फोटो से आंख हटाकर महेश जी के बातों पर ध्यान दिया। महेश जी बोले, मेरे पास डिपार्टमेंट से यह कल आया है, एक मर्डर केस है। यह केस मुझे ही संभालना है, पर एक मीटिंग के कारण मुझे दिल्ली जाना होगा, तो इसीलिए किसी ऐसे को खोज रहा था जो इसमें माहिर हो। देवेंद्र जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, जानते तो हो उनको? मैं बोला, हाँ सर, उनको क्यों नहीं पहचानूंगा,
वो मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, उन्होंने ही बताया कि नया ज्वाइन किया है तुमने, क्राइम इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट में अच्छा नाम है तुम्हारा। सुना है इसी बीच कई केस को सॉल्व कर दिया है तुमने। हाँ किया हूं, यही कुछ 4 से 5 इंच। हाँ, इसीलिए सोचा इस केस को तुमको ही देता हूं, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कहो तो तुमको मैं कुछ पेमेंट भी देने को राजी हूं। मैं थोड़ा हंसकर बोला, नहीं सर, वह सब बाद में। अच्छा है, तुम कल सुबह ही काम पर लग जाओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ठीक सर, वही करूंगा, कल सुबह ही मैं काम पर लग जाऊंगा। अच्छा ये लो, यह है पुलिस द्वारा सील की गई कमरे की चाबी। कोई असुविधा होने के कारण इस कार्ड को रखो, इसमें मेरा नंबर है, जरूरत हो तो कॉल करना। ठीक है सर, शुक्रवार को मिलता हूं। चाबी को पॉकेट में रखा और ऑफिस से निकल आया। ठंडी की शाम थी पर रास्ते पर लोग काफी थे, पर गाड़ी बहुत ज्यादा यहां नहीं मिलता, इसीलिए गाड़ी खोजने में कुछ समय लगा। अंत में एक गाड़ी पकड़ घर को रवाना हुआ। कमरे में जाकर बेड पर बैठकर तुरंत ही आशीष को एक मैसेज कर दिया। मेरा किसी रूम में अकेले जाकर इन्वेस्टिगेट करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग फील होता है, इसीलिए उसको जानकारी दे दी कि वह अगर साथ जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी कारण तुरंत ही मैसेज भी कर दिया। देखते हैं वह क्या कहता है। धीरे धीरे डिनर खत्म कर बिस्तर पर सोने गया। नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उस फोटो को देखने के बाद अब भी मेरा शरीर कुछ गड़बड़ सा था। सिर भी घूम रहा है। ठंडी की रात, उस समय लगभग 12 बज चुके थे। कमरा इतना ही शांत है कि घड़ी की टिक टिक भी कान में बज रहे हैं। रात बढ़ते बढ़ते कब आंख बंद हो गए नहीं पता, फिर सो गया अनंत नींद में। सुबह उठकर घड़ी देखा तो 7:30 कब का क्रॉस करके 8 पर चला गया है। साधारणतः इतने देरी में मैं सोकर नहीं उठता, पर कल रात के बेचैनी वाले भाव अब भी लगातार हो रहे हैं। साथ में कुछ और भी जुड़ा है और वह है पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जैसे किसी ने बहुत तेज लाठी से मुझे पीटा हो, या कहे पूरा दिन बहुत मेहनत करने पर जैसा दर्द होता है, ठीक वैसा ही। परंतु मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा। पास में रखे मोबाइल में देखा कोई मैसेज आया या नहीं। अचानक याद आया आशीष को कल मैसेज किया था। मैसेज को जब खोला तो उसे देखकर ही दिमाग खराब। महाशय का बीमार हैं, वो आज नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब मुझे अकेले ही जाना होगा उस रॉयल फ्लैट के 6वें तल्ले के रूम पर, इसीलिए देर नहीं किया, जल्दी से उठ फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके रास्ते पर निकल गया। सुबह सुबह रास्ते पर आज भीड़ काफी है, गाड़ी भी बहुत सारे ही हैं, जैसा प्रतिदिन रहता है। एक टैक्सी पकड़ ड्राइवर को एड्रेस बताया, उसने सीधे ले जाकर उतारा उस रॉयल फ्लैट के नीचे। टैक्सी का किराया देकर मैंने खोजना शुरू किया कि इस फ्लैट का मालिक कहाँ है। एक आदमी को देखा कि फ्लैट के नीचे खड़े होकर मेरे तरफ एक आग्रह की दृष्टि से देख रहा है, मानो वो कहना चाहते हो कि हाँ, मैं आपके लिए ही खड़ा हूं। मैं खुद ही उनके पास गया और पूछा, अच्छा इस घर के मालिक कहाँ हैं, कुछ बता सकते हैं? वह आदमी बोला, क्या तुम विजय हो? हाँ, तो आप ही इस घर के मालिक हैं? हाँ, मैं ही हूं। मैं आश्चर्य होकर बोला, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? तुम्हारे बारे में महेश जी ने सब कुछ बताया है। वाह, तब तो अच्छा है, फिर चलिए समय बर्बाद न करते हुए काम को शुरू किया जाए। मुझे दिखा दीजिए 5वें तल्ले का वह रूम। हाँ चलिए। यह बोलकर उन्होंने घर के सीढ़ी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। उनको अनुसरण कर मैं भी पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगा। धीरे धीरे 4थे तल्ले को पार कर 5वें पर पहुंच रहा हूं। फिर से न जाने कैसी अस्थिरता पूरे शरीर में दौड़ गई, वह पुरानी बेचैनी और भी बढ़ गया है। पूरे शरीर में एक ठंडा सिहरन खेल रहा है। 5वें तल्ले पर पहुंचते ही मेरा ध्यान गया बाहर की तरफ, झूलते बालकनी की तरफ। बड़ा खुला सा एक जगह, उस तरफ आंख पड़ते ही शरीर कांप गया।
वहां कई प्रकार के अलग अलग चिन्ह बने थे जो मेरे समझ से बाहर थे, लेकिन जो देखकर समझ रहा हूं वह रहस्य की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। साथ में कुछ खून की तरह लाल दाग, जिसे देखकर तुरंत जान गया कि यह खून ही है। उस बालकनी पर पहुंचते ही मेरा पूरा शरीर रहस्य व रोमांच से भर गया। पहले ही पल मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। मेरे आसपास मानो मेरे और घर के मालिक के अलावा और भी कोई है। उसकी अनुपस्थिति मैं अनुभव कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है वो सब मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मैं एक बालकनी के पास जाकर शहर को ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था। घूम घूम कर बालकनी के चारों तरफ देख रहा था। उसी समय फ्लैट के मालिक ने मुझे पीछे से बुलाया, आइए, ये है आपका वह 5वें तल्ले का रूम। रूम को देखकर तो लग रहा है बहुत पुराना है। फ्लैट का मालिक बोला, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, महेश जी ने आपको बताया ही होगा। नहीं, उन्होंने आपके बारे में मुझे नहीं बताया। कुछ बताइए आप। ओ नहीं बताया मतलब भूल गए होंगे, मेरा नाम है मदन लाल। आइए। यह कह उन्होंने मेरी तरफ एक चाबी बढ़ाई। मैं बोला, नहीं, मेरे पास चाबी है। मदन जी बोले, यह छत की चाबी है। आप तो इस फ्लैट को देखने आए हैं तो छत भी देख लीजिए, वहां से पूरा शहर बहुत बढ़िया दिखता है। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो देखूंगा ही। आप अपने साथ मोमबत्ती या टॉर्च तो लेकर जरूर आए होंगे। नहीं, पर क्यों? बात यह है, बहुत दिन हुआ लाइट कट है कमरे में, इसीलिए शाम से पहले मोमबत्ती या लाइट ले लेते तो अच्छा ही होता। अगर आप नहीं ला सकते तो मेरे केयर टेकर को बोल दीजिए, वह ला देगा। वाह भाई वाह, यह समस्या भी है यहाँ पर। छोड़ो, क्या किया जाए, मैं ही जाकर खरीद लाऊंगा मोमबत्ती। वैसे भी केयर टेकर को मेहनत कराकर क्या लाभ, इसके अलावा घूमना भी हो जाएगा आसपास। मदन जी बोले, हाँ एक और बात बताना था, आप तो इस घर को देखने आए हैं तो कृपया करके कोई नेगेटिव रिव्यू मत दीजिएगा, क्योंकि कई दिनों से यह फ्लैट खाली है, बेच भी नहीं पा रहा हूं किसी को, इसीलिए इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूं। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं नीचे ही रहता हूं। मदन जी के जाते ही चाबी से ताले को खोला। दरवाजे को धक्का देते ही दरवाजा कीं 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 की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर जाते ही ऐसा लगा यह कोई आम कमरा नहीं है। दरवाजा खोलते ही एक झोंका हवा मोक्ष पाने के लिए बाहर निकल गया, मानो उस हवा को भी इस कमरे में रहते हुए घुटन हो रहा था। दिन में भी इतना गहरा अंधेरे से घिरा रह सकता है कोई कमरा, इसे न देखने पर मैं कभी नहीं जानता। सीढ़ी से ऊपर आते समय मुझे जो अनुभूति हो रहा था फिर पुनः वह शुरू हो गया। कोई तो है जो इस अंधेरे से मुझे देख रहा है। मैं इन सब घटनाओं को ज्यादा नहीं मानता और अभी भी न मानते हुए अपने बैग को कमरे की फर्श पर रखकर बाहर निकल आया। कमरे को बंद कर नीचे आया और निकल गया रास्ते पर मोमबत्ती खरीदने के लिए। यहाँ पर एक विशेष पुराना व प्रसिद्ध मंदिर है, वह मैं जानता था, इसीलिए उसे देखने के लिए भी एक प्लान बनाया था। दोपहर होने वाला था, इसलिए एक होटल में जाकर दोपहर के खाने को समाप्त किया। खाना खत्म कर उस मंदिर को देखने चला गया। खाना घूमना सब कुछ खत्म कर घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा 4:30 बज रहे हैं। एक दुकान से 3 मोमबत्ती खरीदकर रॉयल फ्लैट पहुंचते लगभग शाम हो गया। ठंडी में शाम कुछ जल्दी ही हो जाता है। मैं धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। इस बार स्पष्ट अनुभव कर सकता हूं कि मैं अकेला सीढ़ी से नहीं चढ़ रहा। मेरे पीछे, एकदम ठीक पीछे कोई मुझे अनुसरण कर सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूं, लेकिन किसी अलौकिक कारण से मैं पीछे मुड़कर देख नहीं पा रहा था। इन 2 साल के कैरियर में ऐसी घटना को बहुत सुना था, लेकिन उसे महसूस करने का सौभाग्य या कहीं दुर्भाग्य अभी तक नहीं हुआ। सीढ़ी खत्म होते ही मैं पहुंच गया उस बड़े से झूलते बालकनी में।
गहरे अंधेरे से भरा वह जगह एकदम अदृश्य सा हो गया है। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा उस अंधेरे के एक कोने में कोई मूर्त बनकर खड़ा है। मुझे जितना याद है, सुबह से यहाँ आने के बाद ऐसा शक्ल नहीं देखा। तो क्या मदन जी मेरे इंतजार में खड़े हैं? मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। मैं जितना पास पहुंच रहा हूं, वह जगह और भी धुंधला होता जा रहा है। वहां पर पहुंच जब देखा कि कोई नहीं है, तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आया, क्योंकि इतने अंधेरे को जानते हुए भी मैंने मोमबत्ती को क्यों नहीं जलाया। पॉकेट से एक मोमबत्ती को निकालकर जलाया और उस जगह के लास्ट में खड़ा होकर सोचने लगा कि ऐसे शोर शराबा वाले शहर के बीच एक ऐसी रात, जहां पर गहरा अंधेरा और कुछ भयावह अनुभूति ही साथी है। महेश जी के पास से जितना कुछ सुना है इस फ्लैट के बारे में, वह बहुत ही रहस्यमय है। 4-5 महीने पहले जयप्रकाश व उनकी स्त्री और उनका छोटा लड़का इस फ्लैट का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी 5वें तल्ले को बुक कराया। जयप्रकाश पेशे से दाल के व्यापारी थे। मैंने सुना उनकी पत्नी बहुत ही सुंदरी थी, एक लड़के की मां है। यह सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता था। रूप और मन दोनों ही तरह से वह खूबसूरत थी, लेकिन उनके रूप और गुण के कारण जयप्रकाश के जीवन में झंझट का अंत नहीं था। पहले जहां रहते थे वहां किसी एक घटना के कारण घर को छोड़कर इस फ्लैट में चले आए थे। एक गुंडे की नजर माला देवी यानी जयप्रकाश के पत्नी पर पड़ा, जिसको जयप्रकाश ने जानते ही विरोध किया, लेकिन उनके साथ जीत नहीं पाएंगे यह सोचकर वह ज्यादा कुछ कर नहीं सके। घर को छोड़कर चले आए इस 5 तल्ले के रूम पर, जहां पर 4 महीने अच्छे से ही कट रहे थे, लेकिन इस महीने के अंत में जयप्रकाश के व्यवसाय में घाटा हो रहा था, जिसके कारण अक्सर उनका अपने पत्नी के साथ झगड़ा सुना जाता। पर उस रात ऐसा कुछ यहां हुआ था, जिसके कारण आज यह फ्लैट अंधेरे में खो गया है। महेश जी ने मुझे यह घटना मर्डर जरूर बताया है, क्योंकि मां और लड़के की बॉडी कमरे के फर्श पर मृत मिला था। मरने के 4-5 दिन बाद फ्लैट मालिक के संदेह होने पर पुलिस बुलाने के बाद दिखा यह घटना। दुर्गंध से कमरे में जाना तो दूर, बल्कि दोनों बॉडी को अंत में फावड़े से उठाना पड़ा था। लेकिन जयप्रकाश की बॉडी बहुत खोजबीन के बाद उसी फ्लैट के छत पर पानी की टंकी के अंदर मिला। इसीलिए पुलिस और महेश बाबू ने अंदाजा लगाया कि जयप्रकाश डिप्रेशन में आकर अपने पत्नी व लड़के को मारकर स्वयं उस पानी की टंकी में आत्महत्या किया है। लेकिन सत्य क्या यही है? और यही पता लगाने मुझे यहां भेजा गया है। यही सोचते सोचते एक मोमबत्ती की आयु खत्म हुई। पॉकेट से और एक मोमबत्ती निकालने जा रहा था कि ठीक उसी समय ऐसा लगा कोई एक परछाई मेरे सामने से चलते हुए गया। एकाएक पूरा शरीर कांप सा गया, धड़कन डर के कारण जोर से चलने लगा। जल्दी से मोमबत्ती को जलाया, मोम के रोशनी में देखा दूर दूर तक कोई नहीं है। धीरे धीरे उस रूम की तरफ कदम बढ़ाया, वहां जाते ही दीवार पर वही सब कटे दाग व खून की छींटें नजर आने लगी। फिर से पूरे शरीर में हलचल हो रहा है, ठंडी मानो अचानक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और मानो पूरा शरीर भारी हो गया है। सुबह यह सब खून के धब्बे सूखे व पुराने लग रहे थे, लेकिन अब वह सब सचमुच खून ही लग रहे हैं। मैंने एक बार सोचा कि बैग को लेकर घर चला जाऊं। तबीयत सही नहीं लग रहा, लेकिन कुछ एक अद्भुत मायावी कारण से मैं जा ही नहीं पाया। कमरे के कुंडी को खोलकर अंदर जाते ही एक मरे व सड़े की दुर्गंध नाक में आने लगी। मृत शरीर बहुत दिन तक सड़ने पर जैसा दुर्गंध निकलता है, ठीक उस तरह दुर्गंध से पूरा कमरा भर गया था। जहां हमारे फोरेंसिक लैब में मरे सड़े शरीर को लेकर परीक्षण किया जाता है, ठीक उसी तरह का दुर्गंध। सोचा हो सकता है पुराना कमरा है, इसीलिए कोई चूहा मर गया है, जिसके कारण दुर्गंध आ रहा है। मेरे हाथ वाला मोमबत्ती को भी लगभग बुझने ही वाला है। जिस इन्वेस्टिगेशन के काम से आया हूं, उसे मैंने शुरू किया। एक टेबल देखा जिसके ऊपर एक डायरी रखा हुआ है। उसको मैं हाथ में लेकर पन्ने को पलटने ही वाला था कि ठीक उसी समय ऐसा लगा मानो मोमबत्ती को फूंककर किसी ने बुझा दिया। मेरे पास रखा अंतिम मोमबत्ती, जो पहले के दोनों से बड़ा है, उसको अब जलाया।
फिर डायरी के पन्ने को पढ़ना शुरू किया। यह एक साधारण डायरी है जिसमें जयप्रकाश अपने प्रतिदिन के घटना को लिखकर रखते थे। मैंने जल्दी से पन्ने को पलट अंतिम के पृष्ठ पर गया, पर वहां के 2 पन्ने को फाड़ा गया है। किसने इसे फाड़ा और क्यों? यह सब बात सोच रहा हूं कि मेरे कंधे के पास किसी ने सांस छोड़ा। उस सांस की हवा को मैंने स्पष्ट महसूस किया। किसी को मेरे इस कमरे में आना व चीजों को देखना पसंद नहीं आ रहा। मैंने डायरी को टेबल पर रख पास के सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि जयप्रकाश ने अपने डायरी के अंतिम 2 पन्ने से पहले लिखा है कि व्यवसाय की अवस्था बहुत ही खराब है, मदन जी के किराए को नहीं दे पा रहा। मदन जी ने प्रस्ताव दिया है कि पत्नी को उनके पास दे देने पर वो पूरे जीवन का किराया माफ। ठीक उसके बाद के पन्ने को फाड़ा गया है। तो क्या मदन जी ही? यही सब सोचते सोचते अचानक ऐसा लगा कोई मेरे सोफे के पीछे खड़ा होकर गुस्से से मुझे घूर रहा है। मैंने अनुभव किया कि साथ ही एक छोटा लड़का भी है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं हो रहा। अब मुझे बहुत जोर के डर ने जकड़ लिया है। सोफा से धीरे धीरे करके पीछे देखते ही मैंने देखा जहां मैं बैठा हूं उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा ऑयल पेंटिंग। जयप्रकाश, माला देवी व उनके लड़के का एक फैमिली फोटो जिसको किसी चित्रकार से बनाया गया है। मुझे ऐसा लगा ठीक से मोमबत्ती के रोशनी में देखने लगा उस चित्रकार का काम। देखते देखते ऐसा लगा मानो चित्र जीवंत हो गए हैं। उनके आंख भी जीवंत मनुष्य की तरह चमक रहे हैं। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, लेकिन दरवाजे की तरफ देखा मैंने तो दरवाजे को खोल कर ही रखा है। फिर आवाज कहां से आई? इस ठंडी के सुनसान रात में मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं सुना? आसपास कोई नहीं है। चौथा व तीसरा तल्ला भी खाली है, क्योंकि सुना है नए तरीके से बन रहा है। यही सोचते सोचते पॉकेट में हाथ डालने पर महेश जी का कार्ड और पिस्तौल पाया। फिर सोचा कि पूरे घटना को उन्हें फोन करके बताऊं, लेकिन फोन खोजते ही याद आया सुबह आशीष के मैसेज को देखकर फोन वहीं बिस्तर पर छोड़ आया। आज ही यह सब होना था। इतने दिन कभी भी फोन को अपने पास रखना मैंने नहीं भूला। यही सोचते सोचते सोफे के पास बिस्तर से एक आवाज आई। घूम कर देखते ही मेरा पूरा शरीर जमसा गया। मोमबत्ती के पीले रोशनी में मैंने देखा बिस्तर पर हल्का लाल रंग के साड़ी को पहनकर एक महिला सिर झुकाए बैठी है और उसके पास एक 9-10 साल का लड़का सोया है। सोचा कुछ गलत तो नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, वह महिला अभी भी बिस्तर पर बैठकर लड़के को सुला रही है। उसके पैर की पायल मोमबत्ती के रोशनी में चमक रहे हैं। यह देख मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था कि वह बस मेरे तरफ न देखे। मैं आराम से उठा और धीरे धीरे अपने कदम खुले दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगा। तुरंत ही वह सड़ा दुर्गंध और तेजी से उस कमरे में बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचने वाला हूं, उसी वक्त मैंने देखा वह बालों से ढकी चेहरा धीरे धीरे मेरे तरफ ही घूम रही है। कमरे से दरवाजे पर पहुंच उसे बंद करने की ताकत भी खो बैठा। कमरे से निकल थके शरीर को लेकर उस खुले जगह में चलने लगा और तभी वही दरवाजा खटखटाने की आवाज फिर सुनाई देने लगी। अंधेरे में बहुत परेशानी से देखा कि उस जगह के पास से एक अंधेरे से भरा रहस्यमय सीढ़ी ऊपर की तरफ चला गया है। वही शायद छत की सीढ़ी है और दरवाजा खटखटाने की आवाज भी वहीं से आ रहा है। डर से गला सूख गया है, एक भी बात नहीं निकल रहा गले से। धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर उठते ही फिर सुना वही दरवाजा खटखटाने की आवाज। पॉकेट में हाथ डालते ही मदन जी का दिया हुआ चाबी मिला। डरते हुए उससे दरवाजा खोलते ही वह खटखटाने की आवाज एकाएक बंद हो गया। दरवाजा खोलकर देखा छोटा सा एक छत। मोमबत्ती लाना भूल गया, पर चांद की रोशनी में वहां सब कुछ दिख रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी उस पानी की टंकी पर जहां जयप्रकाश का मृत शरीर मिला था। तभी देखा छत के रेलिंग पर एक आदमी किसी के प्रतीक्षा में खड़ा है। कुछ देर बाद ही छत के दूसरे तरफ से एक और आदमी आया।
उसे देखकर अच्छा हृष्ट-पुष्ट व लंबा चौड़ा लगा और एक मोटा मूंछ भी है एक। उन दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके बात झगड़ा और मारपीट में तब्दील हो गए, पर उनके किसी भी बात को मैं सुन नहीं पा रहा था। मैंने अपने जगह से हिलने की क्षमता मानो खो दिया है। मेरे सामने ही उस लंबे आदमी ने पहले से खड़े उस आदमी को एक लोहे जैसे दिखने वाले रॉड से मारा और तुरंत ही दूसरा आदमी नीचे गिर पड़ा। मैं अपने पिस्तौल को निकलूंगा, वह ताकत भी नहीं है होगा, पर आप कृपा करके किसी को भी उस रूम के इन्वेस्टिगेशन में मत भेजिएगा। कुछ घटना जैसे रहस्य रहता है, इसे भी वैसे ही रहने दीजिए और किसी का जीवन ऐसे खत्म हो जाए, यह मैं नहीं चाहता। हाँ, और एक बात, सही समय मदनलाल और उसके साथी के डेड बॉडी को निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं उनके शरीर भी फावड़े से न उठानी पड़े। विजय के घर से निकलकर देवेंद्र जी रास्ते पर ही बैठ गए। उसके बाद पॉकेट से मोबाइल को निकाल कुछ नंबर को डायल किया। कॉल रिसीव होते ही उधर से उत्तर सुने बिना ही देवेंद्र जी बोले, हेलो महेश जी बोल रहे हैं। हाँ, आप कौन? मैं हूं देवेंद्र सिंह। जी कौन देवेंद्र? देवेंद्र सिंह, ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ मर्डर मिस्ट्री, बैच नंबर 45। अब पहचाने? उधर से अब उत्तर आया, ओ हाँ पहचान गया। बोलिए देवेंद्र जी। विजय द्वारा भेजे गए चिट्ठी को मैंने पढ़ा। चिट्ठी को पूरा पढ़कर समाप्त करते ही जल्दी से उसके घर गया, पर वहां पहुंचकर देखा चिट्ठी में जैसा लिखा है ठीक वही हुआ है। क्या हुआ बताइए, और चिट्ठी में विजय ने क्या लिखा है? देवेंद्र जी का स्वर अब कुछ कठिन सुनाई दिया। क्या लिखा है आपको नहीं पता? रॉयल फ्लैट के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ही तो भेजा था। विजय अब जिंदा नहीं है। मैं उसके घर के सामने खड़े होकर ही बात कर रहा हूं। भयानक आवाज से चिल्ला उठे महेश जी, विजय मर गया है, पर कैसे? देखकर तो लगता है हार्ट अटैक, किसी के डर से खुद पर नियंत्रण खो दिया था। विजय हमारे एजेंसी का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर था। उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। रॉयल फ्लैट के केस को अब बंद कर देता हूं। आप क्या कहते हैं? तब क्या किया जाए? हमारे एजेंसी में कोई ऐसा ऑफिसर है जो इस रहस्य को सुलझा सके? नहीं, हमारे एजेंसी का कोई भी ऐसे अलौकिक रहस्य को सुलझा नहीं पाएंगे। इसका घटना का हल केवल एक ही आदमी निकाल सकता है। एक ही, पर कौन? देवेंद्र जी बोले, देखिए, आपने अगर केस को बंद कर दिया तो वह किसी दूसरे एजेंसी के हाथों में चला जाएगा, और उस एजेंसी के किसी ऑफिसर का हमारे विजय की तरह कुछ हो, यह मैं नहीं चाहता। इंडियन पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी के स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर मिस्टर गौरव शुक्ला यहां इंडियन पैरानॉर्मल एजेंसी में। फोन बजते ही एक आदमी ने फोन उठाया। हेलो, इंडियन पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी। हाँ, वो यही है, पर इस समय फोन के पास नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं उनका असिस्टेंट राघव बोल रहा हूं। नहीं, वह अभी कुछ व्यस्त हैं, आप कुछ देर बाद फोन कीजिए। इतना बोलकर उधर के जवाब को न सुने ही राघव ने रिसीवर रख दिया। 10 मिनट के बाद खुद के लाइब्रेरी से बाहर आए गौरव। राघव उस समय अपने टेबल पर रखे कुछ फाइलों में ताक झांक कर रहा था। उसे देखकर गौरव बोला, क्या बात है राघव, इतने ध्यान से कौन सा फाइल खोज रहे हो? वह थोड़ा सा हंसकर कुछ जवाब देना चाहता था, पर उससे पहले ही फिर टेलीफोन बज उठा। राघव बोला, आगे आ जाओ, आदमी का नाम देवेंद्र सिंह है। उन्हें तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करना है, दूसरे किसी को बताया नहीं जा सकता। गौरव ने जल्दी से आगे बढ़ फोन को उठाया। हाँ, गौरव बोल रहा हूं। देवेंद्र जी, हाँ पहचान गया, बोलिए क्या बात है? देवेंद्र जी की बातें लगभग 5 मिनट में खत्म हुई। गौरव रिसीवर को रखकर पास ही कुर्सी पर बैठ गया और बोलता रहा, रॉयल फ्लैट में हत्या, और वो भी अलौकिक तरीके से। इंटरेस्टिंग। गौरव को चिंतामग्न देखकर बहुत उत्तेजित होने पर भी राघव से पूछने का साहस नहीं हुआ।
कुछ देर बाद गौरव ने ही चिंता हटाया और बोले, राघव, घटना को तुम्हें भी जानना चाहिए क्योंकि इसके पहले हमारे पास हत्या का कोई केस नहीं आया, इसीलिए कुछ सोच विचार कर रहा था। हत्या के नाम को सुनकर आश्चर्य हुआ राघव और बोला, काम करते हैं हत्या? पर क्या उन्हें नहीं पता कि हम पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी में? गौरव बोले, वह सब कुछ जानते हैं, इसीलिए इस हत्या केस को सुलझाने का भार हमको दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से हत्या बहुत ही अलौकिक तरीके से हुआ है। अलौकिक तरीके से हत्या पर यह बात राघव के दिमाग में नहीं गया, फिर भी वह कोई प्रश्न न कर अपने फाइलों पर ध्यान दिया। गौरव बोले, चल राघव, देवेंद्र जी ने हमें अभी बुलाया है। जिनकी हत्या हुई है उनके अंतिम वक्त के कुछ मूल्यवान तथ्य अभी तक देवेंद्र जी के पास है और उसे हमें देना चाहते हैं। स्ट्रीट पर एक घर के सामने राघव ने गाड़ी को रोका। इतने देर के जर्नी के कारण गौरव की आंख लग गई थी। गाड़ी रुकते ही वह उठकर बोले, क्या हुआ, गाड़ी रोक दिया? आगे क्या? राघव बोला, गूगल मैप तो यही बता रहा है। तुमने जो एड्रेस बताया था, अगर वो ठीक है तो देवेंद्र जी का घर यही है। गौरव ही पहले गाड़ी से उतरकर घर के कॉलिंग बेल को बजाया। कुछ देर बाद ही एक 45 से 50 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। इसी बीच राघव भी गौरव के पीछे आकर खड़ा हुआ। मैं गौरव, आपने फोन किया था? गौरव के बात को अंत होने से पहले ही वह आदमी बोला, अरे हाँ आइए, मैं ही देवेंद्र सिंह हूं। कुछ साल पहले देखा था, इसीलिए पहचान नहीं पाया। देवेंद्र जी के बैठक रूम में ही गौरव नद सभी बातों को खत्म किया। विजय के भेजे चिट्ठी को भी पढ़ा, फिर बोला, वैसे इस चिट्ठी में विजय ने जिस महेश जी का उल्लेख किया है वह कौन है? देवेंद्र जी ने उत्तर दिया, वह विजय के सीनियर ऑफिसर हैं। यह केस पहले उनके पास ही गया था, लेकिन दिल्ली में डिपार्टमेंट मीटिंग के चलते उन्होंने विजय को यह केस हैंडओवर किया था। अच्छा, उनका एड्रेस मिलेगा? हाँ, मैं महेश जी के कार्ड को देता हूं। देवेंद्र जी उठकर पास वाले कमरे से एक कार्ड लाकर गौरव के हाथ में दिया और बोले, तुम चाहो तो आज ही उनके साथ मिल सकते हो क्योंकि आज उनका ऑफ ड्यूटी है। अगर तुम कहो तो एक बार फोन कर उन्हें बता दूं। हाँ, उन्हें बता दीजिए। ओके, मैं चलता हूं। विजय के भेजे चिट्ठी की कुछ कॉपी के फोटो कैप्चर कर देवेंद्र जी के घर से गौरव और राघव दोनों ही बाहर आए। महेश जी के घर जाना होगा, यह सुन राघव को कौतूहल होने लगा और वह बोला, गौरव भैया, अब महेश जी के घर क्यों? घटना क्या है? वह तो चिट्ठी से ही जाना जा रहा है। अब सीधे रॉयल फ्लैट चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना गौरव ने उल्टा एक अद्भुत प्रश्न किया, अच्छा राघव बताओ तो कमरे के बीच में अगर मोमबत्ती जलाया जाए तो सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होगा? राघव आश्चर्य हुआ, अचानक ऐसा अजीब प्रश्न क्यों? उसने उत्तर दिया, यह तो सभी बता सकते हैं, कमरे के सभी कोने में ज्यादा अंधेरा होगा। गौरव बोला, नहीं, सबसे ज्यादा अंधेरा रहेगा मोमबत्ती के नीचे यानी जड़ पर। अपने में ही हंस पड़ा राघव, वाह, अच्छा, कहां पर? इस प्रश्न का तात्पर्य यही है कि विजय के मृत्यु के जड़ पर हैं महेश जी, तो इसीलिए समझ लो उनके साथ बात करना कितना जरूरी है। और जहां तक मैं जानता हूं, जल्द ही दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का कोई मीटिंग नहीं था। इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो महेश जी ने झूठ बोला? वह तो उनके घर पहुंचने पर ही पता चलेगा। चल जल्दी गाड़ी चला। एक 3 तल्ले के घर में किराए पर रहते हैं महेश जी। सेकंड रैंक के हाई लेवल ऑफिसर होने पर भी शायद कंजूसी के कारण घर का यह हाल है। इस घर के डाइनिंग रूम में बैठकर गौरव और महेश जी की बातचीत हो रही थी। स्नैक ऑफर करने पर गौरव ने बताया है कि ऑन ड्यूटी वह बाहर का खाना नहीं खाता। महेश जी ने बोला, तो बोलिए गौरव जी, आप क्या जानना चाहते हैं? गौरव ने मुस्कुराते चेहरे से उत्तर दिया, महेश जी, रॉयल फ्लैट का केस तो सबसे पहले आपके पास आया था, तो आपने विजय को क्यों हैंडओवर किया? यह क्या देवेंद्र जी ने इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, देवेंद्र जी ने बताया आपका दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का मीटिंग था, पर मैं सच बात को जानना चाहता हूं।
मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग लॉस्ट बार हुआ था आज से 1.5 महीने पहले और सौभाग्य से उस मीटिंग में मैं भी हाजिर था। उसके बाद तो और कोई मीटिंग नहीं हुआ। फिर आप उस सप्ताह दिल्ली में क्या कर रहे थे? अचानक यह सुनते ही महेश जी का चेहरा उतर सा गया। गौरव बोला, चुप मत रहिए महेश जी, आपकी वजह से एक जूनियर ऑफिसर की मौत हुई है। अगर कहे तो आपने ही उसकी हत्या की है। हत्या नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। विश्वास करो, मैं जानता ही नहीं था विजय के साथ ऐसा होगा। तो फिर आपने जानबूझकर विजय को रॉयल फ्लैट में क्यों भेजा था? सच बात बताइए महेश जी। महेश जी सिर नीचे करके बोले, दरअसल बात यह है कि मैं बहुत डर गया था। केस मिलने के बाद पहले दिन ही मैं वहां गया था। दोपहर के समय उस रोड पर ज्यादा लोग नहीं रहते। फ्लैट के सामने खड़े होकर चारों तरफ देख रहा था। अचानक कहीं से एक बूढ़ा आदमी आया और मेरे हाथ को पकड़ जोर जोर से चिल्लाता रहा। इससे मैं घबरा गया क्योंकि कुछ देर पहले ही देखा था रास्ता पूरा सुनसान था। उस बूढ़े ने बार बार मुझे रोका जिससे मैं उस रॉयल फ्लैट में प्रवेश न कर पाऊं। गौरव ने बीच में टोका, क्राइम ब्रांच के उच्च ऑफिसर होकर भी सामान्य एक बूढ़े की बात पर। महेश जी फिर बोले, नहीं, आप मेरे पूरे घटना को पहले सुनिए। मेरे करियर के पहले समय में ठीक ऐसी ही घटना घटी थी। एक अलौकिक हत्या को जांचने गए मेरे सीनियर ऑफिसर का रहस्यमय तरीके से मौत हुआ था। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उनका सांस रोककर हत्या किया गया, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि जिस हत्या की जांच उन्होंने किया था उस मृत व्यक्ति के गले पर एक काला धागा बंधा था। ठीक उसी तरह का धागा उनके गले से भी मिला। उस हत्या की सच्चाई आज तक पता नहीं चला। इन सब बातों पर मेरा अंधविश्वास और दृढ़ हो गया है। अपने गले से 4-5 रुद्राक्ष के माले को दिखाकर महेश जी बोले, यह देखिए, डर भगाने के लिए कितना कुछ पहन रखा है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आप समझ ही रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी व बच्चों का क्या होगा? ठीक है, समझ गया महेश जी, आपने खुद को बचाने के लिए विजय को रॉयल फ्लैट में भेजा था। इसमें आपका दोष होने पर भी यह अभी कुछ नहीं है। कुर्सी छोड़ उठ खड़ा हुआ गौरव, आज चलता हूं, आपका कार्ड है मेरे पास, जल्द ही फिर आमना सामना होगा हमारा। बाहर आकर राघव ने गाड़ी स्टार्ट किया और पूछा, तो अब कहाँ जाना है गौरव भैया? बैक सीट पर आराम से बैठकर गौरव ने उत्तर दिया, अभी तो ऑफिस चलो और सुनो रॉयल फ्लैट का जितना भी डिटेल है, जैसे आज तक उस फ्लैट के मालिक कौन कौन थे व इस समय रॉयल फ्लैट के मालिक कौन है, यह सभी रिपोर्ट आज शाम तक मेरे पास आ जाना चाहिए। सिर को हिला राघव ने सहमति जताई। 3rd ग्रेड ऑफिसर होने पर भी राघव के काम करने की क्षमता कम नहीं है और उसके ऊपर से लेवल या ग्रेड कभी भी ऑफिसर के बुद्धिमत्ता को नहीं बताता। शाम होते ही रॉयल फ्लैट के तथ्यों के साथ ऑफिस में आया राघव। 3 बड़े फाइल को गौरव के सामने रखकर वह बोला, गौरव भैया, लगभग सब कुछ मिल गया है, तुम एक बार देख लो। ये तो बहुत बड़े फाइल हैं। अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, पर तुमने अवश्य पढ़ा है। हाँ, पूरा पढ़ा है। तब बोलो, तुमसे ही रॉयल फ्लैट के इतिहास को सुनता हूं। इतिहास अगर बोलूं तो इस फ्लैट के तथ्य को जुगाड़ करते हुए बार बार यह लग रहा था कि किसी ने इसके बारे में तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। फ्लैट लगभग 17 से 18 साल पुराना है। इसका मालिकाना किसी एक के पास नहीं था, लेकिन मालिकों के डिटेल्स कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए उस इलाके में कुछ सालों से जिन्होंने फ्लैट की दलाली की है, मतलब कुछ प्रमोटर के डिटेल को मैंने जुगाड़ किया है। अच्छा किया, शहर में एक ऐसे फ्लैट के तथ्यों को जुगाड़ करना आसान नहीं है। जो भी हो, तुमने जिन प्रमोटर के नाम का जुगाड़ किया था वह कौन है? 2 प्रमोटर के नाम इससे ज्यादा जुड़ा है। एक हैं रमाकांत और दूसरा चंद्रभान तिवारी। दोनों के डिटेल्स फॉइल में हैं। फाइल को हाथ में लिया गौरव ने, फिर पन्नों को पलट ध्यान से सभी तथ्यों को देखते रहे। राघव, चल, रमाकांत का घर ज्यादा दूर नहीं है, पहले उनके ही घर चलते हैं।
आधे घंटे बाद ही रमाकांत के घर सामने गाड़ी को राघव ने रोका। घड़ी में उस समय शाम के 6 बजे हैं। शाम के बाजार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रास्ते पर लोगों के भीड़ भी बढ़ने लगा है। गौरव गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ा। घर के सामने पार्किंग जोन न रहने के कारण राघव गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा। घर के कॉलिंग को बजाने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि सामने के गेट को खोलते ही दरवाजे से किसी ने झांका। गौरव बोल पड़ा, रमाकांत जी हैं? जो आदमी झांक रहा था वह गौरव के बात को सुन घर से निकल आया और बोला, हाँ मैं ही रमाकांत हूं। क्या काम है बताइए? इसी समय गेट से अंदर राघव भी आया। गौरव ने उत्तर दिया, कंस्ट्रक्शन किया गया था। हम डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं। सिटी लाइब्रेरी के पास वाला रॉयल फ्लैट क्या आपके अंडर में ही? रमाकांत का चेहरा ऐसे परिवर्तित हुए मानो उन्होंने रॉयल फ्लैट का नाम वह पहली बार सुना है और बोले, रॉयल फ्लैट नहीं तो इस नाम के किसी फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का काम मैंने नहीं किया है, और वैसे भी मैं 9-10 सालों से इस कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहा हूं। 10-15 साल पहले के किसी फ्लैट का डील मेरे पास कैसे हो सकता है? बात को सुनकर गौरव के चेहरे पर एक टेढ़ी हंसी आ गई। चल राघव, यहां पर हमारा और कोई काम नहीं है। घर के सामने से ही दोनों लौटने लगे। पार्किंग जोन न रहने के कारण रमाकांत के घर से कुछ दूरी पर गाड़ी को खड़ा करना पड़ा था। रास्ते से चलते चलते राघव बोला, ऐसा आदमी मैंने पहले नहीं देखा। इतनी देर हम खड़े रहे फिर भी एक बार घर के अंदर आने को नहीं कहा। अरे राघव, डिटेक्टिव एजेंसी के नाम को सुनकर ही वो डर गए। चलो छोड़ो, मतलब अब चंद्रभान के पास जाने पर रॉयल फ्लैट के बारे में जाना जा सकता है। गौरव के चेहरे पर फिर वह टेढ़ी हंसी आ गई। राघव बोला, क्या हुआ गौरव भैया, हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमने रमाकांत के बातों को ठीक से ध्यान नहीं दिया। मतलब चंद्रभान तिवारी शायद इस फ्लैट के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तब हम उनके घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रमाकांत खुद से उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों गौरव भैया? रमाकांत के बातों को ध्यान से याद करो। उन्होंने स्वयं कहा 10-15 साल पुराने किसी फ्लैट का डील उनके पास नहीं है। लेकिन हमने तो उन्हें नहीं बताया कि रॉयल फ्लैट 11 साल पुराना है, इसीलिए रॉयल फ्लैट के बारे में वह बहुत कुछ जानते हैं। तब तो अभी जाकर उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, उनके खिलाफ कुछ जोरदार सबूत हमारे पास नहीं है। देखते हैं इस बारे में चंद्रभान जी क्या कहते हैं। चंद्रभान तिवारी के घर को खोजने में राघव को कुछ परेशानी हुई क्योंकि इस बार गूगल मैप ने ज्यादा साथ नहीं दिया। इसके अलावा रास्ते पर जाम की वजह से जब चंद्रभान के घर पहुंचे तब घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। चंद्रभान तिवारी शायद डिनर खत्म कर सो गए थे। घर के सामने गाड़ी के आवाज से उनकी नींद टूट गई। उसके बाद कॉलिंग बेल के आवाज को सुनकर जल्दी से बाहर निकलकर देखा 25 से 30 साल के 2 युवक बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? इतनी रात को क्या काम है? गौरव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हमें माफ कीजिए। असल में एक हत्या की जांच के लिए आपके नींद को डिस्टर्ब करना पड़ा। हत्या की जांच? आप पुलिस हैं? राघव धीरे से हंसकर बोला, आपको लगता है कोई पुलिस मेहनत कर इतने रात को आपके घर आकर हत्या के बारे में जांच करेगा? हम प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से हैं। राघव, चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। राघव चुप हो गया। गौरव बोलता रहा, आपका नाम ही चंद्रभान तिवारी है? हाँ, क्या जानना चाहते हैं बताइए आप दोनों घर के अंदर आइए। नहीं, अभी घर के अंदर अभी नहीं जाऊंगा। आप बस इतना बताइए, सिटी लाइब्रेरी के पास जो पुराना फ्लैट है उसके कंस्ट्रक्शन का काम क्या आपने ही किया था? चंद्रभान जी के माथे पर चिंता की रेखा दिखी। सिटी लाइब्रेरी के पास फ्लैट? अच्छा, क्या आप रॉयल फ्लैट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, रॉयल फ्लैट, उत्तेजित होकर बोला गौरव।
नहीं, उसके काम को मैंने नहीं किया, लेकिन डील पहले मेरे पास ही आई थी, लेकिन काम को शुरू करने से पहले ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने दुगुने दाम से मेरे डील को खरीद लिया था। इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका कोई डिटेल है आपके पास? हाँ, शायद है। आप कुछ देर रुकिए। दरवाजे को खुला छोड़कर ही जल्दी से घर के अंदर गए चंद्रभान जी। गौरव और राघव घर के बाहर ही प्रतीक्षा करते रहे। कुछ 5 मिनट बाद एक लाल रंग के फाइल को लेकर चंद्रभान जी को निकलने देखा गया। बाहर आकर बोले, उनका नाम है दिग्विजय ठाकुर। यह रहा उनका कार्ड, पर कार्ड कुछ साल पुराना है। पता नहीं यह लैंडलाइन नंबर अभी है या नहीं। ठीक है, वही दीजिए, उसी से हो जाएगा। कार्ड को हाथ में लेकर चंद्रभान जी को धन्यवाद कहकर दोनों ने लौटने का रास्ता पकड़ा। कार्ड के पुराने होने पर भी उसमें लिखे ईमेल एड्रेस और नंबर के जरिए दिग्विजय बाबू के साथ बात करने में कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई, पर इस तथ्य के जुगाड़ का पूरा श्रेय राघव को गया। अगले दिन ऑफिस आकर राघव ने दिग्विजय जी को फोन किया। हेलो, दिग्विजय जी बोल रहे हैं? उधर से उत्तर आया, हाँ बोल रहा हूं, पर आप कौन? मैं रमेश वर्मा बोल रहा हूं। असल में मैं रॉयल फ्लैट को पूरा खरीदना चाहता हूं। रॉयल फ्लैट? अच्छा, वो सिटी लाइब्रेरी के पास वाला? हाँ, वैसे इस समय कितना रेट चल रहा है? रेट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वह मेरे अंडर में नहीं है। बात को सुनकर ही राघव निराश हुआ। उसके बाद ही उधर के बात को सुनकर चौंक गया। वह इस समय रमाकांत नाम के एक आदमी की प्रॉपर्टी है। उन्होंने बहुत पहले ही मेरे पास से उसे खरीद लिया। आप उनके साथ ही बात कर लीजिए। राघव के फोन रखते ही पीछे से गौरव बोल उठा। क्या बात है राघव, बहुत उत्तेजित लग रहे हो? रमाकांत ही? राघव के बात को काटकर गौरव बोला, रमाकांत ही रॉयल फ्लैट का मालिक है, यही ना? लेकिन बात यह है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसे फ्लैट खरीदने के समय रमाकांत ने जरूर किसी कागज पर साइन किया होगा। दिग्विजय बाबू को और एक बार फोन करके पूछो तो इस समय उनके पास कोई साइन किए कागज का कॉपी है या नहीं। गौरव के कहे अनुसार दिग्विजय बाबू को फोन लगाया राघव ने। दिग्विजय बाबू ने बताया उनके पास साइन कॉपी है, पर खोजना पड़ेगा। अगर उन्होंने खोज लिया तो इसी नंबर पर फोन करके बताएंगे। सौभाग्यवश कुछ 2 घंटे बाद ही दिग्विजय बाबू ने फोन करके बताया कि रेलवे स्टेशन के पास उनके आदमी फोटो कॉपी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी से उसे ले लिया जाए। दिग्विजय जी के द्वारा इतनी मन लगाकर काम करने को लेकर पहले गौरव को विश्वास नहीं हुआ, और वैसे भी दिग्विजय जी शायद पहले ही समझ गए थे कि यह कोई फ्लैट खरीदने या बेचने का कारण नहीं है। इसीलिए खुद न आकर अथवा अपने घर पर न बुलाकर फोटो कॉपी देने के लिए आदमी को भेजा है। स्टेशन के पास से फ्लैट के साइन कॉपी को लेकर गौरव और राघव जब रमाकांत के घर पहुंचे तब दोपहर के 12 बजे हैं। घर का दरवाजा खोलते ही रमाकांत के चेहरे को देखकर राघव आश्चर्य हो गया। एक रात में ही उनका चेहरा सूख कर लटक गया है। पूरी रात न सोने के कारण आंख बैठ गए हैं और माथे पर चिंता की छाप स्पष्ट है, मानो कल रात को अचानक कुछ देखकर डरे हुए हैं। रमाकांत के भाव को देखकर गौरव बोला, यह क्या रमाकांत जी, लगता है रात को नींद नहीं आई? हिंसापूर्ण आवाज से रमाकांत ने जवाब दिया। आप फिर क्या चाहिए? मैंने तो कल ही बताया है, रॉयल फ्लैट के बारे में कुछ नहीं जानता। गौरव बोला, अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, चलिए अंदर बैठते हैं। आपके फायदे की बात करने ही आया हूं। फिर तीक्ष्ण स्वर में बोले रमाकांत, फायदा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहां से चले जाइए। गौरव के पीछे की तरफ इशारा करते ही राघव ने रमाकांत को एक धक्का देकर कमरे में प्रवेश किया। रमाकांत गरज कर बोले, यह क्या कर रहे हैं? कह रहा हूं निकल जाइए यहां से। गौरव ने भी जल्दी से कमरे में प्रवेश किया और आसपास देखकर बोला, वाह, सामान समेट रहे हैं। क्या हुआ, यहां से भागने वाले थे क्या?
एकाएक रमाकांत शांत हो गया और गौरव कठिन होकर बोला, यहाँ आइए रमाकांत जी, आइए और बैठिए, वरना। मंत्रमुग्ध की तरह कांपते हुए चुपचाप सोफे पर बैठा रमाकांत। राघव पॉकेट से साइन कॉपी को निकालकर रमाकांत के चेहरे पर लाकर बोला, इसे दिग्विजय जी ने दिया है, इसमें स्पष्ट प्रमाण है कि आपने उनसे कई लाख रुपए में फ्लैट के डील को खरीद लिया। इसमें आपका सिग्नेचर भी है। रमाकांत का चेहरा और उतर सा गया और फिर जोर से बोले, इससे क्या साबित हुआ? मैं कुछ नहीं जानता रॉयल फ्लैट के बारे में। एक गुस्सा होने के नजर से गौरव की तरफ देखा राघव ने। गौरव धीरे से आगे आकर रमाकांत के सामने वाले सोफे पर बैठा और उसके बाद कमर में बंधे पॉकेट से निकाला अपना बहुत पसंदीदा ग्लोक 17 पिस्तौल। पिस्तौल को लोड करने का नाटक दिखाकर उसे सामने के टेबल पर रखा और बोला, रमाकांत जी, इसके नाम को आप जरूर जानते हैं, ग्लोक 17 इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रिया। अभी तक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पिस्तौल है और मेरा फेवरेट। आपको यह जानना चाहिए कि पुलिस को अपने सर्विस रिवॉल्वर के हर एक गोली का हिसाब देना होता है, पर मुझे नहीं देना पड़ता। असल में हम जेम्स बॉन्ड की तरह हैं, जितना भी गोली चलाओ कोई हिसाब नहीं मांगता। इसीलिए आप अगर ठीक से सब कुछ बता दें तो अच्छा रहता, और अगर नहीं बताना तो बहुत दिनों बाद मेरा यह पिस्तौल अपना काम करेगा। रमाकांत के माथे पर पसीना निकल आया और वह बोला, मुझे मत मरना सर, मेरे बीबी बच्चे हैं, बता रहा हूं सर, सब कुछ बता रहा हूं। राघव एक कुर्सी को लेकर रमाकांत के पास बैठ गया। रमाकांत बोलते रहे, आज से लगभग 12 से 13 साल पहले रॉयल फ्लैट के डील को मैंने खरीद लिया। उस समय वहां पर कोई फ्लैट नहीं था। एक मध्यम वर्गीय परिवार घर बनाकर वहां रहता था। घर के मालिक का नाम सूर्य नारायण था। मेरे लोगों ने उनके साथ बात किया, पैसा, गाड़ी, यहां तक कि फ्लैट के शेयर भी देना चाहा, पर वह अपने उस जगह को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। वह कहते कि वह उनका पैतृक निवास है। एक पुरुष और एक स्त्री, सूर्य नारायण का कोई लड़का भी नहीं था, तो क्या करते? उसे लेकर हमने उन्हें बहुत राजी करने की कोशिश की, पर हर बार असफल रहे। अंत में कोई उपाय न सूझकर मैंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काम में लगाकर सूर्य नारायण को देह व नारी व्यापार के चक्कर में फंसा दिया। उस दिन रात को मैं और मेरे कुछ आदमी 9 कैमरा लेकर उस घर के अंदर ही छुपे थे। सूर्य नारायण के स्त्री के साथ पहले ही बात हुआ था। उनको बताया था कि केवल हम ही उनके पति को बचा पाएंगे, लेकिन मन में अंदाजा लगा लिया था कि सूर्य नारायण का भाव जैसे पागलों वाला है, उससे आज रात उसका दिमाग सही नहीं रहेगा। और हुआ भी वही। देह व्यापार के बारे में पति पत्नी में झगड़ा होते ही हाथ के पास रखे एक फूलदान से उन्होंने अपने स्त्री के सिर पर मारा, और उस टाइम के फोटो को हमने कैप्चर कर लिया। फिर हम सूर्य नारायण को धमकी देकर गए कि कल सुबह के अंदर घर खाली न करने पर यह काम मीडिया में फैला दिया जाएगा। अगले दिन सुबह जाकर देखा घर के फैन से सूर्य नारायण का शरीर झूल रहा था। शायद दिमाग को ठीक न रखने के कारण आत्महत्या किए थे। लेकिन हम रात को जब लौटे थे तब उनकी पत्नी खून से लथपथ नीचे पड़ी हुई थी, लेकिन सुबह जाकर देखा उनके मृत शरीर के पास 5-6 कुछ शब्द व दाग बने हुए हैं। शायद अपने खून से ही वह सब बनाया था, लेकिन मरते हुए क्यों अजीब सब कुछ किया यह नहीं समझ आया। हमने उसी समय उनके शरीर को उसी घर के नीचे कब्र कर दिया। उसके बाद कुछ दिन सब कुछ शांत। उनके परिवार को किसी ने खोजा भी नहीं और हमने भी किसी को कुछ नहीं बताया। 1 महीने के अंदर ही उस घर को तोड़कर रॉयल फ्लैट का काम शुरू हुआ। बाद में कुछ पैसा देकर मदनलाल ने केवल 5वें तल्ले को मुझसे खरीदा था। इससे ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गौरव बोला, इससे ज्यादा कुछ आपको बताना और हमें जानना नहीं है। देखिए, आपको ही सच बताया, लेकिन मैंने यह सब किया है उसका कोई सबूत नहीं है, और अदालत में ले जाने पर भी मैं यह सब। गौरव ने धीरे से हंसकर उत्तर दिया, अदालत में कुछ बताने की जरूरत नहीं रमाकांत जी, कुछ कबूल नहीं करूंगा। यही बोलकर अपने शर्ट की जेब से फोन को निकाल स्पीकर मोड में डालकर गौरव बोला, महेश जी सब कुछ सुन लिया ना आपने? उधर से आवाज आया,
हाँ गौरव जी, मैंने पूरा सुन लिया और आपके कहे अनुसार सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया। सबूत अब मैं ही दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कुछ घंटे में ही रमाकांत को अरेस्ट कर आपको बताता हूं। हताश होकर सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गए रमाकांत। पिस्तौल को अपने सही जगह पर रखकर गौरव और राघव घर के बाहर निकल आए। ऑफिस लौटते समय राघव ने एक अद्भुत प्रश्न किया, वैसे गौरव भैया, एक महिला जो कुछ ही देर में मरने वाली है, वह उस दर्दनाक समय में भी अपने खून से चिन्ह क्यों बनाएगी? गंभीर आवाज में गौरव ने उत्तर दिया, वही तो नहीं समझ पा रहा, लेकिन मन कह रहा है वह कोई साधारण लिखे गए चिन्ह नहीं थे। वह क्या हो सकता है, दिमाग में नहीं आ रहा। ऑफिस पहुंचते ही महेश जी ने फोन कर जानकारी दी। गौरव रॉयल फ्लैट के बारे में रमाकांत के पास से और भी जानकारी को हासिल किया गया है। फ्लैट के तीसरे और चौथे तल्ले पर और भी परिवार किराए पर थे, पर वो सब भी रहस्यमय तरीके मारे गए। लेकिन उनके फाइल मेरे पास नहीं है, क्योंकि फ्लैट दूसरे थाने के अंडर में है। मैंने थाने में बोल दिया है, आप अपने आदमी को भेजकर मेरा नाम बताकर फाइलों को ले लीजिए। बात को सुनकर राघव ने कहा, उसी थाने के पास मेरी एक दोस्त काजल का घर है, मैं उसे बता देता हूं, वह फाइल को ले आएगी, इससे हमारा समय भी खराब नहीं होगा। गौरव राजी हो गया। कॉल लिस्ट के पहले नंबर को डायल किया राघव ने। हेलो काजल बोल रहा हूं, महेश कुमार के नाम से तुम्हारे पास वाले थाने से कुछ फाइल ला सकती हो? ठीक है, फाइलों को लेकर मेरे ऑफिस में न आकर सीधे सिटी लाइब्रेरी के सामने वाले रॉयल फ्लैट के पास आ जाओ। राघव ने फोन रख दिया। रॉयल फ्लैट के पास काजल को बुलाने वाली बात गौरव को पसंद नहीं आया, पर उसने कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोला, तेरी दोस्त बहुत मेहनत कर रही है, क्या बात है? राघव के शर्माने वाले हंसी को देख गौरव को सब कुछ समझ आ गया। शाम 7 बजे गौरव और राघव रॉयल फ्लैट के सामने पहुंचे। राघव ही पहले गाड़ी से उतरा। कुछ भी हो, गौरव उसका सीनियर ऑफिसर है और उनकी सुरक्षा राघव के लिए पहला काम है। राघव गाड़ी से उतर कुछ दूर फ्लैट की तरफ बढ़ा। महेश जी ने ठीक ही कहा था, यह रास्ता पूरी तरह सुनसान ही है। राघव उस समय गाड़ी से कुछ दूरी पर था। सिर को उठाकर देख रहा है बड़े से फ्लैट को। अचानक अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, उधर मत जाओ। आतंक से चिल्ला उठा राघव, हे कौन है तू, हाथ छोड़। राघव के आवाज को सुनकर गौरव जल्दी गाड़ी से उतरा और देखा वहां एक 70 से 72 साल का एक पागल बूढ़ा राघव के हाथ को पकड़ खींच रहा है। यह देख गौरव बोला, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? गौरव के बात को सुनकर वह बूढ़ा उसकी तरफ देखा और तुरंत ही मानो बूढ़े की आंख लाल हो गई। वह पागल राघव के हाथ को छोड़ गौरव की तरफ गया और बोला, आ गया, महाकाल आ गया, कर सकते हो, हाँ केवल तुम ही यह कर सकते हो। हमें इस अभिशाप से मुक्त केवल तुम ही यह कर सकते हो। गौरव आश्चर्य होकर केवल देखता रहा। इस बूढ़े को वह जानता भी नहीं है और इसके अलावा किस अभिशाप से बचने के बारे में बोल रहे हैं। गौरव बोला, आप शांत हो जाइए, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? ठीक उसी समय पीछे से हॉर्न की आवाज आई। गौरव ने पीछे मुड़कर देखा, एक नीले रंग की स्कूटी उनके तरफ ही आ रही है। स्कूटी के रुकते ही राघव उस तरफ गया। काजल आ गई, फाइलों को दो। स्कूटी सीट के नीचे से फाइल को निकालकर काजल बोली, तुम सभी रास्ते के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या हुआ, देख नहीं पा रही यह बूढ़ा? गौरव और राघव पीछे देखते ही चौंक गए क्योंकि वह बूढ़ा गायब है। गौरव को पूरी याद है कि कुछ देर पहले ही वह उसके हाथ को पकड़कर खड़ा था। काजल बोली, कहाँ बूढ़ा आदमी, क्या कह रहे हो? राघव को रोक बात को बदलते हुए गौरव बोला, वो तो राघव मजाक कर रहा था। तुम फाइल लेकर आई, अब तुम घर लौट जाओ। नहीं गौरव भैया, फाइल को मैंने पूरा पढ़ा है। इस फ्लैट में हर बार ही कोई न कोई रहस्यमय तरीके से मारा गया है।
यह सब जानते हुए भी राघव को अकेला कैसे छोड़, तुम ही बताओ। राघव बोला, पागलपन मत करो काजल, यह मेरा ड्यूटी है। काजल बोली, तुमको सेफ रखना भी मेरी ड्यूटी है, समझे। परेशान होकर गौरव बोल पड़ा, इसीलिए मैंने तुमको कहने जा रहा था कि इसमें तुम्हारे काजल को शामिल मत करो। राघव, नारी चरित्र बहुत ही जटिल है। जो भी हो, अब कोई लाभ नहीं है, तुमको अकेला छोड़कर काजल नहीं जाने वाली, और वैसे भी हमारा प्राइवेट एजेंसी है, इसीलिए हम अगर चाहें तो किसी को भी साथ रख सकते हैं, काजल भी चल सकती है हमारे साथ। राघव ने हताश होकर उत्तर दिया, ठीक है चलो तब तीनों ही रॉयल फ्लैट में चलते हैं। राघव के हाथ से फाइलों को लेकर एक बार देखा गौरव ने और बोला, बहुत ही रहस्यमय केस है। तीसरे तल्ले पर दो दोस्त एक साथ रहस्यमय तरीके से मारे गए और चौथे तल्ले पर एक बूढ़े ने अपने 2 लड़के की हत्या करके स्वयं आत्महत्या कर लिया। इसके सबूत को उनके बहुओं ने दिया है। फाइलों को गाड़ी में रखकर गौरव ने फ्लैट की तरफ पैर बढ़ाया। फ्लैट का सामने वाला दरवाजा खुला ही है। दरवाजे से अंदर आकर तीनों ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। पसबी के हाथ में टॉर्च है, इसीलिए सीढ़ी से चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही। एक तल्ला पार करते ही गौरव को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे ही चल रहा है। राघव ने भी ऐसा ही महसूस किया, इसीलिए वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, लेकिन सीढ़ी चढ़ने की गति को नहीं कम किया। गौरव के कहे अनुसार काजल को बीच में रखकर गौरव और राघव सतर्क होकर 5वें तल्ले की तरफ बढ़ चले। वातावरण में मानो कोई फिसफिस करके बात कर रहा है। आश्चर्य की बात है, गौरव व राघव इन सभी अलौकिक अनुभूति को महसूस कर रहे हैं, लेकिन काजल सही तरीके से ही आगे बढ़ रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आसपास के जगह उसके लिए साधारण ही है। राघव अपने डर को काबू में रखकर आगे बढ़ता रहा। गौरव ने भी अपने अनुभव को नहीं बताया। 5वें तल्ले के उस रूम के सामने पहुंचते ही अचानक उनके आतंक दुगुने हो गए। गौरव को ऐसा लगा कि दरवाजा खोलते ही शायद कुछ ऐसी भयानक परछाई कमरे से निकल आएगा जिसे देखकर किसी मनुष्य का बचा रहना संभव नहीं है। कमरे की चाबी उनके पास नहीं है, इसीलिए पॉकेट से मल्टीलॉक्स जैसा कुछ निकाल गौरव ध्यान से ताला खोलने लगा। 2-3 मिनट के मेहनत से ही ताला खुल गया। गौरव के दरवाजा खोलते ही एक दुर्गंध भरी हवा बाहर निकल आया, मानो उस कमरे में रहते हुए इस हवा का भी दम घुटने लगा था। तीनों ने ही एक साथ कमरे में प्रवेश किया और अंदर जाते ही आश्चर्य तरीके से अपने आप दरवाजा फिर बंद हो गया। राघव जल्दी से जाकर दरवाजे पर धक्का देने लगा। किसने बंद किया दरवाजा? खोलो दरवाजा। काजल भी इस बार डर गई है, इसीलिए उनके डर को भगाने के लिए गौरव ने शांत आवाज में कहा, अरे राघव छोड़, एक लात मरते ही यह दरवाजा टूट जाएगा। इससे अच्छा हम जो काम करने आए हैं उसे शुरू करते हैं। गौरव के बात को सुनकर राघव और काजल कुछ शांत हुए। दरवाजे को छोड़ वह सभी टॉर्च जलाकर दीवारों को देखने लगे। चारों तरफ के दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। गौरव को लगा कि इस जघन्य अपराध के अलावा भी इस कमरे में ऐसा कुछ हुआ है जिसे वह कल्पना भी नहीं कर सकता। ऊपर पंखे की तरफ नजर डालते ही कुछ झूलते हुए चमगादड़ उनके नजर में आए। गौरव को संदेह हुआ, अच्छा राघव, दरवाजा तो बाहर से बंद था और इस कमरे में एक ही खिड़की है, लेकिन वह भी अंदर से बंद है। रूम में कोई वेंटिलेटर भी नहीं है, फिर यह चमगादड़ अंदर कैसे आए? राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसकी नजर अटक गई है नीचे फर्श पर बने कुछ लाल चिन्ह व अक्षर की तरफ। ये सब क्या लिखा है गौरव भैया? जाकर देखते ही चौंक गया गौरव, यह क्या? ये तो विंडिक्ट रिचुअल का मंत्र है। काजल और राघव एक साथ बोल पड़े, विंडिक्ट रिचुअल, यह क्या है? उनके प्रश्न के उत्तर को ना देकर गौरव ने अपने पॉकेट से एक छोटे डायरी को निकाला। फिर एक के बाद एक पन्ने को पलट बीच के एक पन्ने पर रुक गया और मन लगाकर कुछ पढ़ने लगा। कुछ मिनट के बाद बोला,
राघव, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। गौरव आतंक से फर्श पर बैठ गया। राघव और काजल ने उसे किसी तरह पकड़कर कमरे के एक कोने में रखे पुराने बेड पर बैठाया। अचानक उसी समय बेड के नीचे पड़े एक टुकड़े फेंके हुए कागज पर राघव की नजर पड़ी। उसे सावधानी से खोलकर वह उसे पढ़ने लगा। मैंने मदनलाल की बात को मान लिया, इसके बाद से और किराया देने की जरूरत नहीं। डायरी के फाड़े पन्ने में यह क्या लिखा हुआ है? गौरव ने उत्तर दिया, विजय ने जिस डायरी को पाया था उसके लास्ट के कुछ पन्ने फाड़े गए थे। यह शायद वही भाग है। राघव को समझने में देर नहीं लगा कि माला देवी के साथ क्या हुआ था। गुस्से और घृणा से कागज को मोड़कर फिर फेंक दिया। काजल बोली, गौरव भैया, पॉकेट डायरी से क्या जाना बताइए, और फर्श पर लिखे इन अक्षरों का अर्थ क्या है? कांपते आवाज में गौरव ने उत्तर दिया, ये सभी विंडिक्ट रिचुअल के अंतिम 3 अक्षर हैं। विंडिक्ट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रिवेंज, अर्थात प्रतिशोध बटा बदला। इस रॉयल फ्लैट में अभी तक जितने रहस्य का मैंने पता लगा लिया है वह बताता हूं। राघव, सोचकर देखो, रमाकांत ने कहा था मरने से पहले सूर्य नारायण की पत्नी ने अपने खून से कुछ अक्षरों को लिखा था। संभवतः वह विंडिक्ट रिचुअल के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मरने से वह उस रिचुअल के 10 अक्षरों को नहीं लिख पाई, पर 5 से ज्यादा अक्षर लिखा था, यह निश्चित है। इसीलिए उस समय से ही यहाँ पर विंडिक्ट इविल का जन्म हुआ। इसीलिए इस फ्लैट में एक के बाद एक रहस्यमय मृत्यु हो रहा है। असल में बात यह है कि अपने प्रतिशोध को मिटाने के लिए विंडिक्ट इविल को बुलाने पर वह पूरे कम्युनिटी के खिलाफ काम करता है। जयप्रकाश की पत्नी ने अपने पति से बदला लेने के लिए विंडिक्ट इविल को जगाया, लेकिन उसके बाद विंडिक्ट इविल पूरे पुरुष कम्युनिटी के विरुद्ध चला गया। अर्थात उसने सभी पुरुषों के विरुद्ध तांडव शुरू किया। इसी कारण इस फ्लैट में केवल पुरुष ही रहस्यमय तरीके से मर रहे थे। गौरव को रोककर राघव ने प्रश्न किया, लेकिन माला देवी और वह महिला तो? यही तो और भी भयानक बात है, क्योंकि विंडिक्ट रिचुअल का नियम यह है कि जो इसका शुरू और अंत करेगा, अर्थात अपने खून से वह विशेष अक्षरों को लिखेगा, उसी समय उसके शरीर में गर्मी बढ़ती जाएगी। और विजय के चिट्ठी से भी जाना गया कि माला देवी का शरीर इतना झुलस गया था कि अंत में फावड़े से अवशेष को उठाना पड़ा था। राघव बोला, फिर माला देवी के लड़के को किसने मारा? माला देवी ने खुद ही। यह रिचुअल एक विशेष जगह पर करना संभव है, जैसे इस कमरे में या फ्लैट में, पर माला देवी जिससे प्रतिशोध लेना चाहती थी, यानी मदनलाल, वह यहाँ नहीं रहता था। इसीलिए विंडिक्ट इविल के क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरुष का बलिदान जरूरी था। माला देवी के पति उस समय जीवित नहीं थे, इसलिए कोई उपाय न पाकर अपने लड़के को ही माला देवी ने बलिदान कर दिया। लेकिन विंडिक्ट रिचुअल के इतने बातों को माला देवी ने कैसे जाना? इसके लिए विंडिक्ट रिचुअल के नियम को जानने की जरूरत नहीं होती। विंडिक्ट इविल खुद ही विक्टिम के अंदर आकर सब कुछ करवा लेता है। माला देवी के लड़के के बलिदान को पाकर विंडिक्ट इविल इतना शक्तिशाली हो गया कि विजय को अपने वश में करके मदनलाल और उसके साथी के हत्या को करवाया, जिससे माला देवी के प्रतिशोध की आग खत्म हुई। इसी के साथ साथ यह रिचुअल संपूर्ण हो गया था। इसीलिए इस फ्लैट में किसी पुरुष के आने पर बचना संभव नहीं है। बात खत्म होते ही गौरव तेज दर्द से कराह उठा। राघव चौंककर नीचे की तरफ देखा। फर्श के मेज से निकले कुछ धारदार कील गौरव के दाहिने पैर में धंस गया है। काजल चिल्लाकर बोली, गौरव भैया, इस विंडिक्ट रिचुअल का कोई न कोई तोड़ तो होगा ही। कुछ करिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। कहीं से एक पत्थर उड़ते हुए सिर पर लगा। वह फर्श पर गिर पड़ा। फिर उठ खड़े होते ही उनके अंतिम आशा भी खत्म हो गए। दरवाजा कहाँ है? जिस कमरे में वो सभी खड़े हैं उसका दरवाजा व खिड़की कुछ भी नहीं है। दीवार पर खून के धब्बे क्रमशः ताजा हो रही है। हताश होकर फिर गौरव फर्श पर ही बैठ गया। मेरी ही गलती है, तुम सभी को यहां पर लेकर नहीं आना चाहिए था। राघव ने गौरव के कंधे पर हाथ रखा। गौरव भैया, सच में क्या कोई उपाय नहीं है?
हताश आवाज में गौरव ने उत्तर दिया, उपाय है लेकिन वह करना संभव नहीं है। राघव को बचाने का अभी भी एक उपाय है। यह जानकर काजल उत्तेजित हो गई और बोली, गौरव भैया क्या उपाय है? वह बताओ, मैं राघव को अपने सामने मरने नहीं दूंगी। काजल और राघव के गौरव की तरफ किसी उम्मीद से देख रहे हैं। यह देखकर न चाहते हुए भी गौरव बोला, विंडिक्ट इविल को रोकने का एकमात्र उपाय उसके शत्रु मिही विंडिक्ट को जागृत करना। जिस स्थान पर विंडिक्ट को जगाने के लिए एक महिला ने आहुति दी है, ठीक उसी जगह अब मिही विंडिक्ट को जगाने के लिए और एक महिला को अपना आहुति देना पड़ेगा। किसी पुरुष के आहुति से कोई लाभ नहीं होगा। एक पल भी न सोचकर काजल बोली, मिही विंडिक्ट को जगाने का नियम क्या है? मैं आहुति दूंगी। पागलपन मत करो काजल, तुमने अगर आहुति दिया तो मृत्यु अनिवार्य है। काजल की आंख आंसू से भर गए। वह बोली, राघव को बचाने के लिए मुझे तो इतना करना ही होगा। राघव बोला, ये क्या बोल रही हो काजल, हमें कुछ नहीं होगा। कमरे के अंदर धीरे धीरे सड़ा दुर्गंध बढ़ रहा है। कोई मानो फर्श पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। डरते हुए राघव बोल पड़ा, गौरव भैया क्या सच में और कोई उपाय नहीं है? एक लंबे सांस को निकाल गौरव ने असहमति में सिर हिलाया। काजल बोली, राघव तुम अपने ड्यूटी के कर्तव्य को भूल गए हो। गौरव भैया को बचाना तुम्हारा काम है और तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। राघव के सामने धर्म संकट उपस्थित, उसके आंख से आंसू गिर रहे हैं। वह कांपते आवाज में बोला, ठीक है, तुम्हारा और मेरा कर्तव्य ही यही है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। गौरव भैया, मिही विंडिक्ट को जगाने के लिए क्या करना होगा बताइए। पॉकेट से उसी डायरी को निकाल फिर न जाने क्या पढ़ने लगा गौरव और उसके बाद बोला, मिही विंडिक्ट को जगाने का नियम ठीक विंडिक्ट रिचुअल के समान ही है। जो आहुति दे रहा है उसके चेहरे के ताजे खून से फर्श पर अक्षरों को लिखना होगा, लेकिन वह अक्षर। बात समाप्त नहीं कर पाया गौरव, क्योंकि अंधेरे से कुछ काले रंग के हाथ निकलकर उसके मुंह को दबाकर रखा है। यह देख राघव और काजल पीछे हटने लगे। डायरी को राघव की तरफ फेंक कर किसी तरह गौरव बोला, 52 नंबर पेज पर जो 10 अक्षर हैं वही विंडिक्ट के मंत्र हैं। उन अक्षरों को उल्टे तरफ से बनाना होगा। राघव ने देखा गौरव के ठीक पीछे क्रमशः एक गहरे अंधेरे का गड्ढा बन रहा है। फिर उसी गड्ढे से कुछ और काले रंग के हाथ निकलकर गौरव को जकड़ लिया। हाथों की संख्या क्रमशः बढ़ते ही जा रहे हैं। राघव समझ गया कि उस ब्लैक होल में गौरव के एक बार प्रवेश करने पर वह मर जाएगा। क्या करे राघव कुछ समझ नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ गौरव खुद को बचाने की जोरदार कोशिश कर रहा है। काजल बोली, देख क्या रहे हो, धारदार कुछ दो। मंत्रमुग्ध की तरह राघव ने अपने पॉकेट से अपने पसंद के केरसब्ल्यूर चाकू को काजल के हाथ में दिया। चाकू को हाथ में लेते ही अपने चेहरे पर कई बार वार किया काजल ने और फर्श पर टप टप कर खून गिरते रहे। हाथों की संख्या बढ़ती जा रही है और गौरव का शरीर आधा अंदर अंधेरे गड्ढे में चला गया है। इधर राघव 52 नंबर पेज को खोलकर काजल के चेहरे के ताजे खून से लैटिन अक्षरों को उल्टे तरीके से बनाने लगा। 10 अक्षर समाप्त होते ही काजल के चारों तरफ एक लाल आभा जल उठी। उस जलते आग से काजल के शरीर का चमड़ा गलने लगा, लेकिन इससे उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, बल्कि वह पागलों की तरह हंस रही है। लेकिन वह हंसी किसी महिला की नहीं है। काजल के अंदर से मानो कोई आदमी पागलों की तरह हंस रहा है। उधर जो ब्लैक होल गौरव को गहरे अंधेरे में खींचकर ले जा रहा था वह भी गायब हो गया है। किसी तरह एक पैर पर खड़ा हुआ गौरव राघव को देखते ही उस कमरे के एक ओर एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। कमरे में मानो दो अप्राकृतिक भयानक शक्ति ने लड़ाई शुरू किया है। दोनों ही जल्द कमरे से बाहर निकल आए। गौरव पहचान गया कि यह वही दरवाजा है जिससे उन्होंने कमरे में प्रवेश किया था। समय न व्यर्थ करते हुए दोनों सीढ़ी से नीचे भागे। कमरे की तरह बाहर भी भयावह छाया चारों तरफ फैला हुआ है। बाहर बहुत तेज आंधी आई है और बारिश भी, जिससे मानो पूरा फ्लैट कांप रहा है।
बार बार बिजली कड़कने की आवाज आ रही है। किसी तरह कुछ सीढ़ी उतरने के बाद गौरव चौंककर पीछे आ गया और बोला, यह क्या, हम 5वें तल्ले से उतरकर फिर 5वें तल्ले पर क्यों आ गए? 5वां तल्ला इस समय काले अंधेरे से भरा हुआ है। चारों तरफ के भयानक आवाज से दोनों मानो अपने होश को खो रहे हैं। ठीक उसी समय राघव चिल्लाया, गौरव भैया देखो, वहां पर एक छोटा लड़का खड़ा है। गौरव ने दाहिने तरफ देखा, वहां खड़ा एक छोटा लड़का हाथ से एक दिशा की तरह इशारा कर रहा है। गौरव समझ गया, यह माला देवी का वही लड़का है। वह राघव को साथ लेकर लड़के के निर्देशित की तरफ दौड़ा। अंधेरे से आकर न जाने क्या क्या उस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। गौरव भैया, ये सब कौन है? चलो यहां से निकले वरना हम भी मारे जाएंगे। ये शायद वही सभी आत्माएं हैं जो अब तक विंडिक्ट इविल के कारण मुक्ति नहीं पाए थे। अंधेरे में ही दोनों दौड़ते रहे। इतने अंधेरे में कहाँ रास्ता, कहाँ दरवाजा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दिया, इधर आओ इधर। दोनों ने चौंक कर देखा, नीले रंग के चमकदार चादर को ओढ़कर गहरे अंधेरे में एक बूढ़ा खड़ा है। गौरव तुरंत उन्हें पहचान गया, यह वही बूढ़ा है जिसके साथ फ्लैट में अंदर जाने से पहले मिले थे। दोनों उसी तरफ दौड़े पर वह बूढ़ा मानो क्रमशः पीछे ही जा रहा है। देखते देखते वह बूढ़ा परछाई बनकर गायब हो गया। उसके बाद ही गौरव को होश आया कि वो दोनों कब दौड़ते दौड़ते उस फ्लैट के बाहर निकल गए, उसका पता ही नहीं चला। तभी अचानक उनके आसपास 2-3 जोरदार बिजली गिरने के कारण दोनों बेहोश हो गए। सुबह गौरव ने उठने के बाद देखा, दोनों फ्लैट के बाहर रास्ते पर पड़े हुए हैं। कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। दोनों के शरीर पानी में भीग कर चिपट गए हैं। राघव उस समय भी बेहोश था। गौरव ने उसे किसी तरह कंधे पर उठाकर गाड़ी में बैठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर आखिरी बार फ्लैट की तरफ देखा उसने। भोर रात के धीमी रोशनी में भी फ्लैट का एक भी भाग नहीं दिख रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मानव आंखों से गायब करके रखा है। बेहोशी गायब ही राघव को लगा कि वह सोया हुआ है। ऑफिस के ही एक सोफे के ऊपर पास में देखते ही दाहिने पैर में बैंडेज बंद अवस्था में बैठे गौरव को देखा। गौरव बोला, देखो तो तुम्हारे माथे का बैंडेज ठीक से बंधा है या नहीं? ज्यादा खून नहीं निकल रहा था, इसीलिए हॉस्पिटल नहीं ले गया। जवाब में माथे पर हाथ रखकर राघव कल के घटन को याद करने की कोशिश करने लगा। उसी समय दीवार से झूलते LED टीवी का आवाज सुनाई दिया दोनों के कानों में। आज की सबसे बड़ी खबर, आप देख सकते हैं कि कल रात के तेज आंधी तूफान से किस तरह एक पुराना फ्लैट टूटकर गिर गया है। कहा जा रहा है इसका नाम था रॉयल फ्लैट। आज से 11 साल पहले बने इस फ्लैट को फिर ठीक नहीं किया गया। इसके साथ ही हमारे सोर्स द्वारा और एक खबर आया है कि कल रात के हादसे में फ्लैट के टूटने से एक प्राइवेट चैनल के पत्रकार काजल चौधरी का उसी फ्लैट के नीचे दबने के कारण मृत्यु हुई है। उनका शरीर दबकर इतना विकृत हो गया कि अंत में फावड़े से पुलिस ने अवशेष को निकाला। पुलिस को बाद में कपड़े व ID कार्ड को देखकर उनको पहचाना गया। गौरव ने टीवी को बंद कर दिया। राघव की आंखें भर गई है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन बज उठा। किसी तरह उसे पॉकेट से निकलकर स्क्रीन पर आंख रखते ही फेसबुक नोटिफिकेशन ने बताया, हाय राघव, टुडे इज योर फ्रेंड कजल्स बर्थडे विश हर। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।